तो अब ये सेकंड चैप्टर अपने ज्योमेट्रिक डिजाइन। इस ज्योमेट्रिक डिजाइन में यहाँ पे जो चीजें हैं, किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं वो थोड़ा सा तुम्हें बताता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस अपने बनते हैं सबसे ज्यादा, वो जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे वैल्यूज। क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उनकी बात करो, फ्रेम्ड ऑन। तो सबसे पहला है वैल्यूज। वैल्यूज किस तरह की, जो भी आप कुछ भी करो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ट्रेन डिजाइन, ठीक है, ट्रेन डिजाइन में स्टीप टेरेन के लिए ये कुछ वैल्यू है। तो इस तरह की जो वैल्यूज होंगी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जैसे आपका प्री का एग्जाम हो गया, छोटे मोटे जो प्री के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन या फिर फॉर्मूला जो है आ जाता है। या फिर मेंस का अगर एग्जाम है तो उसमें, अब मेंस की मैं बात कर रहा था, मेंस में जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। प्री में भी बहुत से एग्जाम्स में वही सेम उसी तरह क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड प्री में पूछ लेता है, बहुत छोटा सा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहे होते हैं वो दो ही तरह के बनते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन से। एक अपना वैल्यूज के ऊपर होता है और दूसरा अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है होते हैं। एक इसमें से डिजाइनिंग वाला पार्ट आ जाता है, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसी से आ जाता है फिर यहाँ पे अपना एक डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन भी। तो उस डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, देखो बड़ा फेमस है ये प्री और मेंस दोनों के लिए, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। मेरे सामने कुछ टाइम पहले प्री में उसके ऊपर एक फॉर्मूला पूछा गया था, और वो फॉर्मूला अभी मैं जो है बताऊंगा। वो होता है v²/225r। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं नीचे वो जो टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा। तो ये डिजाइनिंग वाला पार्ट है। डिजाइनिंग वाला पार्ट कैसा है, जब आप अपने हाईवे की डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि जब आप उसको मोड़ेंगे अपने व्हीकल को, जब आप वहां पे मोड़ेंगे तो कितना कर्व आपके हाईवे का होना चाहिए और कितना स्पीड से आपका कोई भी व्हीकल ट्रेवल करना चाहिए। वो लिमिटिंग जो स्पीड होती है या फिर जो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक तरीके से, ये तो ये सब चीजें निकलवाता है। तो प्री में क्या आता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो जो सारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो वही चीज हम अब यहाँ पे देखेंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे टेरेन डिजाइन। अभी देखो ज्योमेट्रिक डिजाइन शुरू हो रहा है। ज्योमेट्रिक डिजाइन यानी कि हाईवे के डिजाइन की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक यानी कि हाईवे की जो ज्योमेट्री है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले है टेरेन डिजाइन। तो अब थोड़ा रिलेट करवा देता हूं चीजों को। भाई कोई भी आपका हाईवे है, उस हाईवे पे क्या होता है, देखो एक तो खुद हाईवे हो गया है ना, और दूसरा इसके ऊपर हो जाती हैं गाड़ियां। भाई यही तो होता है, एक तो हाईवे खुद और एक उसके ऊपर गाड़ियां, है ना। तो एक तो कार और एक हाईवे, तो यहाँ पे जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना वो दोनों की देखेंगे, अपने कार की भी देखेंगे, अपने हाईवे की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अब देखो सबसे पहले आपका है टेरेन डिजाइन। तो टेरेन डिजाइन में जब आपके क्रॉस स्लोप का दूसरा नाम भी है, क्रॉस फॉल भी कहते हैं, कैम्बर भी कहते हैं, जब इनके ऊपर बेस्ड हो, है ना, उनके ऊपर बेस्ड हो, तो फिर वैल्यूज कैसे होती हैं। देखो टेरेन क्या कहलाता है क्रॉस स्लोप के बेसिस पे। तो अगर आपका क्रॉस स्लोप ग्रेटर देन 60% है तो फिर स्टीप टेरेन कहलाएगा, है ना। अगर आपका क्रॉस स्लोप 25% से लेकर के 60% के बीच में होगा तो यहाँ पे माउंटेनियस टेरेन कहलाएगा। और अगर आपका यहाँ पे 10% से लेकर 25% तक होगा तो रोलिंग टेरेन कहलाएगा। और अगर 0 से लेकर के 10% के बीच होगा तो फिर वो अपना प्लेन टेरेन जो है कहलाएगा। तो पहल तो होता है क्रॉस स्लोप के बेसिस पे। अब आप लोग जानते हैं कैम्बर वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ये सब इतने बेसिक चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आ गया जो डिजाइन ऑफ व्हीकल में। डिजाइन ऑफ व्हीकल में जैसा भी मैंने आपको बताया कि दो चीजें जो है हम लेकर के ही चलते हैं। क्या क्या दो चीजें लेके चलते हैं भैया, एक तो हाईवे, और उस हाईवे के साथ साथ वो जो आपकी कार है, जो भी आपका व्हीकल रहेगा, वो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब तो यहाँ पे क्या है, फॉर सिंगल लेन रोड एंड डबल लेन रोड व्हीकल विड्थ एंड रोड विड्थ आर डिपेंडेंट। तो सिंगल लेन रोड के लिए और डबल लेन रोड के लिए जो व्हीकल्स की सॉरी जो विड्थ है और ऐसी रोड की जो विड्थ है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और हम समझ भी सकते हैं इस चीज को। उसके बाद आता है सम फीचर्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल के कुछ फीचर्स हैं। कैसे फीचर्स, देखो जैसे कि हमारे व्हीकल की
मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हमारे व्हीकल की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 2.44 मीटर या फिर 2.5 मीटर तक कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 2.5 क्या हुआ, वैसे तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, जो इंडियन रोड कांग्रेस है, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था, क्यों बना था, वो सब चीजें हमें पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है 2.44 मीटर, तो उसको हम जो है यहाँ पे एक तरीके से क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके 2.5 मीटर मान लेते हैं। मैक्सिमम हाइट जो व्हीकल की है, अगर सिंगल डेक है, सिंगल डेक क्या होता है, डबल डेक क्या होता है, देखो बताता हूँ। मुंबई में आपने देखा होगा जो पुरानी पुरानी पिक्चर्स थी, वहां पे मुंबई की बसेस दिखा देते थे कि भैया लोग जो हैं, अगर ये हमारी बस है यहाँ पे और ये यहाँ पे सपोज करो कि उसका एंट्रेंस है, तो लोग यहाँ से आए तो यहाँ पे भी आ जाते हैं, और ऐसे इसमें स्टेयर्स भी होती हैं और लोग यहाँ पे ऊपर भी बैठे होते हैं, है ना, यहाँ पे भी चेयर्स होती हैं। तो ये होती है डबल डेकर, यानी कि जिसमें ऊपर भी बैठ सकते हैं, इसमें नीचे बैठ सकते हैं, इसमें 2 डेक होते हैं। तो डबल डेकर के केस में और सिंगल डेकर के केस में हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर सिंगल डेक है तो 3.80 मीटर और अगर डबल डेकर है तो 4.7 मीटर, इतना जो है होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा ये विजिबल नहीं है, इसको मैं सही से लिख देता हूं। तो मैक्सिमम लेंथ जो हमारा यहाँ पे हो रहा है सिंगल यूनिट के लिए, वो हमारा है 10.70 मीटर, ये यहाँ पे लिखा है यूनिट, ये यहाँ पे सिंगल यूनिट लिखा हुआ, फॉर ए सिंगल यूनिट। यहाँ पे लिखा है एंड फॉर द ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली, तो ये है अपना 10.70 और ये है 18.30। तो जो आपके ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं उनके लिए 18.30 होता है। जो सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट का मतलब है कि यहाँ पे आपकी एक गाड़ी है, एक आपका पार्ट है, इसकी जो मैक्सिमम लंबाई है वो 10.70 मीटर हो सकता है। ठीक है, सिंगल लेन रोड, अब देखो यहाँ पे विड्थ की बात कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके ऊपर आया हुआ है, डबल लेन रोड के ऊपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं ये पे मेंशन करता हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसके ऊपर वाले जितने हैं वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे कि ये सब चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में आई हुई है, क्योंकि उसके पास में पूछने के लिए कुछ होता ही नहीं है, यही चैप्टर मिलता है, सबसे ज्यादा फैक्ट्स फिगर्स सब यहीं पे होते हैं। इसके ऊपर ये भी बहुत रिपीट हुआ है, सब इसमें जितनी चीजें हैं सब रिपीट हुई हैं, सब आती हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली। चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो सिंगल लेन रोड की हम बात कर रहे हैं, उसकी विड्थ हमें देखनी है। यहाँ पे सिंगल लेन रोड की विड्थ कितनी होती है, वो होती है 3.75 मीटर, ये याद रखना, सिंगल के लिए होती है 3.75 मीटर, जिसमें से 2.44 तो ऑब्वियसली अपने व्हीकल की विड्थ होगी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 2.44 मेरे व्हीकल की विड्थ है और ये व्हीकल मैंने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके साइड में, दोनों साइड में जो डिस्टेंस बचा ये आप देख सकते हो 0.655, ऐसे यहाँ पे भी 0.655 मीटर है, तो ये डिस्टेंस अपना इतना बच गया यहाँ पे। तो आप जो यहाँ पे याद रखेंगे वो क्या रखेंगे, 3.75 अपने सिंगल लेन रोड की विड्थ होती है। नीचे आ जाओ डबल लेन रोड पे, डबल लेन रोड पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है 2.44 डबल लेन रोड है ना। डबल लेन का मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपका रोड है यहाँ पे और यहाँ पे एक व्हीकल ऐसे चलेगा इधर और एक व्हीकल ऐसे चलेगा, डबल लेन तो यही होता है ना, या फिर ऐसे भी चल सकता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ व्हीकल जो है चल रहा होगा और यहाँ पे भी कुछ व्हीकल जो है चल रहा होगा, है ना, ये 2.44 है, ऐसे ही ये भी 2.44 है, तो इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। तो इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है ये होता है 1.06 और साइड का होता है 0.53। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि अपनी 3 लेन रोड है या फिर 4 लेन रोड है, बताओ रोड की विड्थ क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 3.75 सिंगल लेन रोड के लिए होता है, और जैसे ही सिंगल से हम ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, सिंगल लेन रोड, एंड जैसे ही हम सिंगल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल क्वाड, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ लेन इंटू 3.5 इक्वल्स टू width of road in nth लेन रोड। कहने का मतलब आपकी रोड की चौड़ाई कितनी होगी, मान लो आपकी 4 लेन रोड की वो बात कर रहा है, तो फिर 4 लेन रोड में हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 4 इंटू 3.5। इसका मतलब
14 मीटर अपनी जो है विड्थ हो जाएगी। तो देख सकते हो डबल लेन रोड है, तो इसलिए डबल लेन का यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, 3.5 इंटू 2, तो इस तरीके से हो जाता है ये। अब यहाँ पे आते हैं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है नेक्स्ट पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। मान लो आपसे वो कह रहा है 2 लेन रोड की विड्थ कितनी होगी, ये है 2 लेन रोड और यहाँ पे वो आपसे विड्थ पूछ रहा है, विड्थ ऑफ रोड। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3.5 करेंगे जो कि हमारा 7 हो जाएगा। इसके बारे में आपको कह रहा था, तो जितना भी लेन होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना 3.5 से। अब मान लो यहाँ पे 4 लेन, ये चलो 3 लेन ही ले लो, तो 3 लेन रोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 3.5 हो जाएगा, इसका मतलब 10.5 मीटर हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4 लेन रोड की, तो 4 लेन रोड पे 4 इंटू 3.5 कर देना, उसी तरीके से ये अपना 14 मीटर हो जाएगा। तो ये था मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते चले जाते हैं। बस जो सिंगल लेन रोड होगा वो एक अकेला एक्सेप्शन है जिसमें 3.5 नहीं आता, 3.75 आता है, ये हमें याद रखना है। अभी देखो, अब ये पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में फ्रिक्शन का जिक्र हो रहा है। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो हमारी रोड है ना, अब एग्जैक्टली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे जान रहे हैं, एग्जैक्टली रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रोड जो है वो किस किस चीज से बनती है भैया, एक तो उस पे सपोज करो बिटुमिन होगा, एग्रीगेट्स होंगे, तो ये सब चीजें होंगी, और उनके ऊपर पहिया चलता है, व्हील चलता है, गाड़ी चलती है ना। तो होता क्या है कि कितना फ्रिक्शन उसको मिल रहा है, कोई भी गाड़ी हमारी कैसे फिसल पा रही है ना, ये सब चीजें हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बेसिस पे डिजाइनिंग होती है। तो फ्रिक्शन, अब आप खुद समझो कि अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी रोड है उस पर तेल पड़ा है बहुत सारा और बहुत स्लिपरी रोड है, और मैं कहूं कि भैया आप अपनी गाड़ी को ना 100 की स्पीड से भगाते हुए जाओ, तो आपके मन में ही डर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आप ब्रेक मारोगे तो नहीं लगेंगे, और दूसरी चीज अगर आप उसको तेज भी चलाओगे तो भी वो शायद खड़ी खड़ी वहीं पे घूमती रहे, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नाम की चीज ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रोड के अकॉर्डिंगली लिमिट्स लगाई जाती हैं। तो आप खुद समझो, मान लो किसी जगह पे फ्रिक्शन कम है, बहुत ना के बराबर फ्रिक्शन है किसी सड़क पे, और आपको पता है कि भैया इस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद से ही धीरे धीरे चलाएंगे। लेकिन अब क्या है, मान लो पीछे से कहीं से गाड़ी आ रही है, चलो एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो मान लो ये कर्नाटका अपना एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, यह अपना कर्नाटका है, और यहां से कोई दिल्ली से कोई कार जो है चलते हुए आ रही है। ये इंसान जो है पहली बार कर्नाटका में एंटर हो रहा है, तो ये जिस जगह पे एंटर हो रहा है, अब इसको क्या पता कि यहाँ की रोड की कंडीशंस कैसी हैं, किस तरीके से ये रोड्स यहाँ की बनी हुई हैं, फ्रिक्शन कितना है, सब चीजें नहीं पता है। तो अब इंजीनियर क्या काम करता है, सिविल इंजीनियर, यहाँ पे सीधा सीधा वो ऐसा बोर्ड तो लगा नहीं सकता कि भैया फ्रिक्शन इज लेस देन 0.15, है ना। ऐसा बोर्ड तो वो लगा नहीं सकता, क्योंकि हर कोई तो अपना ऐसे इंजीनियर है नहीं ना, सिविल इंजीनियर नहीं समझ सकते। तो फिर उनके लिए वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके यहाँ पे स्पीड का एक बोर्ड लगा देते हैं ऐसे, कि स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से जो है बोर्ड लगा देते हैं। तो वो फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर वहां पे अपना कुछ कर्व आ रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है स्पीड लिमिट। तो इस तरीके से यहाँ से आने वाले इंसान को, जो भी गाड़ी लेके यहाँ से आ रहा है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा उसको इतने लिमिट में रखेगा तो सेफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। तो फ्रिक्शन के लिए जैसा भी मैं बात कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन सबसे पहला अपना दो तरह का हो जाता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक होता है लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन को हम ट्रांसवर्स फ्रिक्शन भी कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कौन सा है बता देते हैं। यहां पे लेटरल के देखो, एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड इन हॉरिजॉन्टल कर्व, तो इसको तो छोड़ दो भी, रिक्वायर्ड इन हॉरिजॉन्टल कर्व को, पहले इसको देखो ऊपर वाले को, एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो यानी कि आप अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर यहां इस डायरेक्शन में आपका ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होता है लेटरल फ्रिक्शन, ये होता है आपका लेटरल फ्रिक्शन। और इस डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपका होता है यहाँ पे अपना लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है 0.35, और लेटरल वाले की वैल्यू होती है म्यू, ठीक है, जिसकी 0.15 वैल्यू होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होता है इन फ्रिक्शंस को मेजर करने के लिए, उसको हम कहते हैं बम्प इंटीग्रेटर या फिर रफोमीटर, ठीक है। बम्प इंटीग्रेटर या फिर रफोमीटर, ये उसके नाम जो है हो जाते हैं। अब
एक चीज और रह गई, यहां पे लिखा है ऊपर आप देख सकते हो, लाइट रिफ्लेक्शंस अल्टरनेट वाइट स्ट्रिप्स आर कॉल्ड डेलिनिएचर। डेलिनिएचर का क्या मतलब है? देखो, आपकी कोई ऐसी रोड है, आपने देखा होगा यहाँ पे ना वाइट स्ट्रिप्स लगी होती है एग्जैक्टली सेंटर में, और यहाँ पे भी साइड में वाइट स्ट्रिप जो है लंबी सी बनी होती है, सॉरी, ऐसे यहाँ पे भी होगी। तो अब होता क्या है कि ये जो व्हाइट स्ट्रिप्स है ना, इन व्हाइट स्ट्रिप्स को ही हम डेलिनिएचर कहते हैं। ये डेलिनिएचर है क्योंकि ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं जो भी अपने व्हीकल्स पास हो रहे होते हैं उनको, कि भैया तुम्हारी लेन कहाँ पे है। तो इसको हम कहते हैं डेलिनिएचर। तो इसको याद रखना, डेलिनिएचर के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रिक्शन के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे जितना भी है चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आए, इन्होंने कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जहां से क्वेश्चन ना आए हो। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने बताई थी एग्जैक्टली उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। स्किड देखो क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो जिस टाइम पे आप अपने ब्रेक लगाते हो, अब होता क्या है कि जो आपका व्हील है, ठीक है, जो आपका व्हील है उसको आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, है ना। मान लो भाई ये आपकी रोड है और ये आपका ऐसे व्हील है और ये ऐसे चलता हुआ आ रहा था, अब आपने ब्रेक लगाए, तो आप क्या चाह रहे हो कि ये वाला जो मूवमेंट है, देख सकते हो, चलो इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, ये जो मैंने ब्लैक से अभी मार्क करा है, जो रोटेशन दिख रहा है, आप ब्रेक लगाते हो ताकि वो रोटेशन रुके। लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? एक तो रोटेशनल मोशन होता है, जो गोल गोल घूमता हुआ आपको दिख रहा है, ब्लैक वाला मैंने जो एरो बनाया हुआ है वो एक ही होता है रोटेशनल मोशन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मोशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लीनियर मोशन कह लो, लीनियर मोशन ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, ये अपना लीनियर मोशन है ना, जो कि हॉरिजॉन्टली होता है। तो अब होता क्या है कि आपने ब्रेक किस तरीके से लगाया, मान लो आपने ब्रेक ऐसे लगाया कि रोटेशनल मोशन कम हो गया और लीनियर मोशन ज्यादा हो गया, यानी कि पहिया रुक चुका है लेकिन गाड़ी फिसलती हुई चली गई है ना। तो उसको हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं स्किड। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया, ब्रेक इस तरीके से लगा दिया कि रोटेशन तो रुक गया, पहिया गोल गोल घूमना बंद हो गया है, लेकिन चूंकि वो बहुत तेजी से पीछे से आ रहा था तो फोर्स उसके पास था, और वो पहिया, मतलब जो गाड़ी है, जो भी आपकी व्हीकल है, वो आगे फिर भी चलती ही जा रही है क्योंकि वो स्किड हो रही है, ठीक है, फिसल रही है। तो उसको हम कहते हैं स्किड। अब स्किड के लिए जो कंडीशन है वो है लीनियर मोशन शुड बी ग्रेटर देन रोटेशनल मोशन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर में है, मेरे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हर कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। अब आया स्लिप पे। स्लिप का मतलब क्या है कि जब आपके रोटेशन जो है वो ज्यादा होंगे लीनियर मूवमेंट से, है ना, जब आपका रोटेशन ज्यादा होगा लीनियर मूवमेंट से, उसको हम कहते हैं स्लिप, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आ जाओ अनइवननेस इंडेक्स पे, देखने में समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये लिखा है यहाँ पे अनइवननेस इंडेक्स, इसको मैं सही कर देता हूँ, UNEVENNESS, ये है अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, अब अनइवननेस इंडेक्स का काम क्या होता है? तो ये एक क्यूमुलेटिव मेजर होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझाता हूँ। ये एक क्यूमुलेटिव मेजर होता है। क्यूमुलेटिव मेजर का क्या मतलब है कि मान लो आपकी ये इतनी लंबी कोई सड़क है और इस पे इस तरीके से ना ऐसे ये गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसे रोड जो है कहीं से ऊपर कहीं से नीचे इस तरीके से हो रखी है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी अंड्यूलेशन है ना, जैसे ये इतना नीचे गया फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो जितना भी ऊपर नीचे होता है वो सब अंड्यूलेशन मेजर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर गया हुआ है ना, नीचे जाएगा उसको मेजर करते हैं, तो ये टोटल हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव मेजर। तो वर्टिकल अंडुलेशन का जितना भी अपना टोटल होता है ओवर अ यूनिट लेंथ, यानी कि एक अपनी लेंथ लेते हैं, एक लेंथ क्या होती है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इस तरीके से लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना यहाँ पे अनइवननेस इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, हमारी पेमेंट अच्छी है। अब पेमेंट कब अच्छी होगी? देखो, इंसान जब गाड़ी चलाता है इंडिया में, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया रोड बहुत अच्छी थी यहाँ की। कैसे कहते हो, क्यों कहते हो, क्या कैसे पहचाना आपने रोड अच्छी थी? क्योंकि आपको चलाने में मजा आया, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हुई, अनकंफर्ट फील वहां पे नहीं हुआ, है ना, रोड जो थी स्मूथ थी। तो यहाँ पे गुड पेमेंट वही होगा जिसका अनइवननेस इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी कि जो उबड़ खाबड़ रास्ता है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अनइवननेस इंडेक्स अगर आपका 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है या फिर उसके बराबर है,
तब उसको हम गुड पेमेंट कहते हैं। सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट में अनइवननेस इंडेक्स 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, स्पीड की बात हो रही है। अनकंफर्टेबल कब हो जाते हैं हम? जब हमारा अनइवननेस इंडेक्स 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब आ जाते हैं हम कैम्बर और क्रॉस स्लोप पे, ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैम्बर क्या होता है? ये हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं रोड की सरफेस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ताकि जो भी बारिश का पानी है या फिर एक्सेस वाटर है, या फिर सपोज करो कि आपकी रोड की सफाई हुई है तो पानी से जो है धुला गया है रोड को, तो वो जो वहां पे पानी होगा गंदा, वो ताकि आराम से अपने ड्रेन्स में जा सके, उसके लिए हम कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो कैम्बर है वो आपके सामने 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन सा? एक होता है स्ट्रेट, ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट कैम्बर है। स्ट्रेट कैम्बर क्या मतलब हुआ कि इसकी जो ये लाइनें होती हैं ये एकदम सीधी होती है। अभी कैम्बर क्या है, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपकी रोड है ऐसे, यहाँ पे इस रोड पे ये जो सारा आप यहाँ पे इतना देख पा रहे हैं ये कैम्बर है। ये क्या कैम्बर है, ठीक है। तो कैम्बर आपका यहाँ पे एक हो जाता है स्ट्रेट कैम्बर। स्ट्रेट कैम्बर आप देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे क्राउन ऊपर है। एक आपका होता है पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और एक आ जाता है फिर लास्ट में स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक कैम्बर, ये दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, शुरू में स्ट्रेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, लेकिन बीच में पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने यहाँ हम कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप पढ़ते हैं। अब कैम्बर की कुछ हमारे पास वैल्यूज भी हैं, अब वो वैल्यूज अभी हम देखते हैं।